चैप्टर है नागरिकता। कल पहला चैप्टर मैंने कराया था संघराज्य क्षेत्र, अब है नागरिकता। नागरिकता तो नागरिकता में कितनी बातें करनी है मैं आपको बता दूं। नागरिकता में पहली बात तो जो एक करनी है वो करनी है नागरिकता से जुड़े संवैधानिक प्रावधान। नागरिकता से जुड़े संवैधानिक प्रावधान, संवैधानिक प्रावधान एक टॉपिक ये क्लियर करना है, यहां से क्वेश्चन आते हैं। दूसरा फिर नागरिकता से जुड़ा हुआ जो अधिनियम आया, नागरिकता अधिनियम, नागरिकता अधिनियम 1955, ये बात करनी है। उसके बाद कुछ बात करनी है मुझे कि एनआरआई क्या होते हैं, एनआरआई क्या होते हैं, ओसीआई क्या होते हैं, पीआईओ क्या होते हैं, ये तीनों में क्या अंतर है। ठीक है। इसके अलावा फिर एक बात जो है वो जो नया अधिनियम आया आपका 2019 में लाया गया था, कैब 2019 में आया था ना, हाँ कैब क्या था ये, फिर तो एक्ट बन गया, अधिनियम बन गया, तो उसे कहना सही रहेगा CAA, कैब की जगह सही रहेगा कहना CAA। ठीक है, तो इसको पूरे को मैं आपको समझाता हूँ कैसे कैसे क्या क्या है, उसको समझिए। सबसे पहली बात है कि देखिए सामान्य तो अच्छा एक चीज़ और यहाँ पे बताऊँगा, कुछ मौलिक अधिकार जो केवल नागरिक लोगों को हैं, तो यहाँ पर एक बात और हम कर लेंगे, नागरिकता व मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, तो पहली बात है आपका संवैधानिक प्रावधान। तो देखो मैं आपको बताता हूं कि जब आपका संविधान लागू हुआ, संविधान लागू कब होना था, सिंपल सी बात है, संविधान लागू हुआ आपका 26 जनवरी 1950। अब देखिए 26 जनवरी 1950 को आपका संविधान लागू हो रहा है, और जब संविधान लागू हो रहा है तो उसी दिन से आर्टिकल 1 के अनुसार भारत क्या बन जा रहा है, एक राज्यों का संघ बन जा रहा है। लेकिन भाई इस राज्यों के संघ का नागरिक कौन होगा, इसकी भी तो चर्चा कहीं ना कहीं करनी पड़ेगी। भारत में तो उस समय लोग रह रहे होंगे ना, तो ये जो भारत में लोग रह रहे हैं इनमें से कौन कौन इस संघ का नागरिक होगा, ये चर्चा जो की गई है ये संविधान के भाग 2 में की गई है। यानी संविधान का भाग 2 किससे जुड़ा हुआ है, आपका नागरिकता से जुड़ा हुआ है, जिसमें कुल मिलाकर के जो आर्टिकल हैं वो हैं आपके 5 से लेकर के आर्टिकल 11 तक, 5 से लेकर के 11। क्या आज इसका कोई महत्व है? नहीं, आज इसका कोई महत्व नहीं है, क्योंकि ये तो उस समय के लोगों को बताने के लिए था कि भैया संविधान लागू होने के समय आप जितने लोग इंडिया में रह रहे हो या इंडिया से बाहर रह रहे हो, इनमें से कौन लोग भारत के नागरिक होंगे, उनको बताने के लिए था। आप लोगों को जो नागरिकता मिलती है वो संविधान में दिए हुए प्रावधान से नहीं मिलती है, आप लोगों को नागरिकता मिलती है इस वाले अधिनियम के तहत जो 1955 में संसद लेकर के आई थी। तो नागरिकता का प्रावधान जो संविधान में है ये उन लोगों के लिए था आपका जो उस समय पर रहते थे। अच्छा, उस समय पर कितने प्रकार के लोग होंगे? आप कहोगे कि भारत का संविधान एक तो भारतीय संघ हो गया, ये मतलब विभिन्न राज्य और उनसे मिलकर के एक संघ बन गया। तो एक तो भारत में रह रहे होंगे कई सारे लोग, ये जो येलो से मैं बना रहा हूं ये समझ जाओ, ये सब लोग कौन हैं आपके, ये सब लोग इंडियन हैं। ठीक है, और चूंकि संविधान लागू होने के समय तक पाकिस्तान अलग हो चुका था, तो सिंपल सी बात है कुछ ऐसे भी भारतीय रहे होंगे जो कि पाकिस्तान चले गए थे, कुछ ऐसे भी भारतीय होंगे जो अन्य देशों में रह रहे होंगे। मैं स्थिति बता रहा हूं क्या होगी 26 जनवरी 1950 में जब संविधान लागू हुआ तो उस समय क्या स्थिति होगी। तो मैं येलो रंग से जो बना रहा हूं ना वो आप समझ जाना वो है इंडियन, जो मैं येलो रंग से बना रहा हूं वो है भारतीय,
जो मैं ग्रीन कलर से बना दे रहा हूं ये आप मान लो पाकिस्तान के लोग। जो मैं रेड कलर से बना दे रहा हूं ये मान लो आप ये विदेशी लोग हैं, जो अन्य देशों के लोग हैं, विदेशी लोग। हाँ अच्छा 1920 लिख दिया, चलो 1950। तो देखो उस समय जब संविधान लागू हुआ उस समय क्या होगा, भारत के लोग भारत में होंगे, कुछ भारत के लोग ऐसे भी तो होंगे जो पाकिस्तान में चले गए होंगे। ये हो गया पाकिस्तान, ये हो गए अन्य देश, ये फॉरेनर हो गया और ये इंडिया हो गया। तो ये जो मैंने येलो से बनाए हैं ये बनाए हैं आपके इंडियंस। तो इंडियंस उस समय कुछ तो भारत में रह रहे होंगे। मैं इंडियंस की नहीं कह रहा हूं, अभी नागरिकता तो आई नहीं है, कॉन्सेप्ट ही नहीं आया नागरिकता का। इंडियंस का मतलब है जो लोग भारत में जन्मे हैं, भारत में रह रहे हैं, वो इंडियंस। तो कुछ लोग ऐसे होंगे जो यहां रह रहे हैं, शुरू से ही रह रहे हैं। कुछ ऐसे होंगे जो यहां से निकल के पाकिस्तान चले गए होंगे जब दंगे हुए होंगे। तो कुछ ऐसे होंगे जो विदेशों में काम करने के लिए गए होंगे, पंजाबी लोग कनाडा वगैरह में स्वतंत्रता आंदोलन के समय वहां चले गए होंगे। बाकी पाकिस्तानी लोगों के साथ क्या होगा, पाकिस्तानी लोग अपने पाकिस्तान में होंगे, लेकिन कुछ ऐसे पाकिस्तानी भी तो होंगे जो आके भारत में रहने लगे होंगे दंगों के समय, वो पाकिस्तान वाले क्षेत्र से इधर आ गए होंगे। होगा या नहीं होगा, ऐसा होगा। तो अब समझिए कितने प्रकार के लोग हो गए। आप कहेंगे जी पहले लोग तो वो हो गए जो भारतीय हैं, यानी जो भारत में रह रहे हैं। एक प्रकार के लोग जो हो गए वो हो गए जो कि भारतीय लोग या भारत में रहने वाले लोग, जो उस समय भारत में रह रहे होंगे, रहने वाले लोग, एक तो वो हो गए। पहले टाइप के तो ये हो गए। दूसरे टाइप पे भारत में रहने वाले लोग जो कि भारत में ही जन्मे हैं, या उनके माता पिता दादा दादी या उन सबका जन्म जो है वो भारत में ही हुआ हो, अखंड भारत में। तो भारत में रहने वाले लोग, और मैं ये कह सकता हूं वो जन्मे भी कहां पर हैं, भारत में। उनका जन्म भी जो है वो कहां हुआ है, भारत में हुआ है। ऐसे वाले लोग होंगे एक टाइप के। तो दूसरे टाइप के लोग ऐसे होंगे जो मैंने बताए पाकिस्तान से वो इंडिया में आ गए होंगे दंगों के समय। तो कुछ ऐसे होंगे जो पाकिस्तान से भारत आए होंगे या नहीं, ऐसे भी होंगे। तीसरे प्रकार के लोग कैसे होंगे, जो भारत के थे, भारतीय थे, लेकिन वो कहां चले गए होंगे दंगों के समय, पाकिस्तान चले गए होंगे। तो मैं कह सकता हूं पाकिस्तान से भारत आए होंगे, और कुछ ऐसे होंगे जो भारत से पाकिस्तान गए होंगे। और चौथे टाइप के लोग कौन से होंगे, ऐसे इंडियंस होंगे जो बाकी पाकिस्तान के अलावा बाकी देशों में रह रहे होंगे, वो भी तो होंगे। तो मैं कह सकता हूं ऐसे लोग या ऐसे भारतीय जो विदेशों में होंगे। यानी उस समय पर जो हमारे संविधान वालों ने, संविधान सभा के लोगों ने नागरिकता देने के बारे में सोचा, वो चार प्रकार के लोगों के बारे में सोचा। पहले प्रकार के लोगों के बारे में किनको सोचा, वो लोग पहले, सबसे पहले लोग जो भारत में रह रहे हैं, और ये वो लोग हैं जिनका जन्म भारत में हुआ है। उस समय होंगे ना ऐसे बहुत लोग जो भारत में जन्म हुआ होगा उनका, और उनके दादा दादी या माता पिता या नाना नानी, उनमें से किसी का भी जो मतलब वो होंगे, वो लोग इसी क्षेत्र के होंगे। इसी क्षेत्र का मतलब ये हो गया आपका कि वो लोग जो है वो आपके 1935 में तो क्या था ना, भारत और पाकिस्तान एक ही था। तो उनका जन्म 1935 वाले भारतीय क्षेत्र में हुआ होगा। तो सामान्य तौर पर ये कुछ लोग इस तरीके के रहे होंगे। तो जितने भी लोग ऐसे थे जो भारत में रह रहे थे संविधान लागू होने के समय पर, और उनके माता पिता दादा दादी और नाना नानी, उनमें से कोई भी भारत का नागरिक था, या मैं कहूं उनमें से किसी का भी जन्म 1935 वाले भारत में हुआ था। 1935 वाले भारत का मतलब हो गया भारत भी और पाकिस्तान भी। तो हमने कहा भैया ये लोग भारत के नागरिक होंगे, और ये भारत के नागरिक जो होंगे वो किस आर्टिकल के तहत होंगे, संविधान के आर्टिकल 5। मतलब कि हमारे जो परदादा के परदादा रहे होंगे ना, जिस समय लागू हुआ होगा संविधान,
उन्हें जो नागरिकता मिली होगी वो किस आर्टिकल के तहत मिली होगी? आर्टिकल 5 के तहत मिली होगी। क्यों? आर्टिकल 5 क्या कहता था? अब सुनिए आर्टिकल 5 क्या कह रहा था। आर्टिकल 5 ये कह रहा था कि संविधान लागू होने के समय वो व्यक्ति जो भारत में रह रहा है वह व्यक्ति भारत का नागरिक होगा। लेकिन अब आप कहेंगे जी भारत में तो उस समय बहुत और लोग भी होंगे, विदेशों के लोग घूमने आए होंगे, तो क्या वो भी नागरिक हो जाते? नहीं, इसमें शर्त थी। शर्त ये थी कि इस आधार पे वो नागरिक हो सकता है, नंबर 1, या तो उसका जन्म भी भारत में हुआ हो, जो मैंने पहली कंडीशन बता दी, और अगर उसका जन्म नहीं हुआ है तो कोई बात नहीं, उसके माता पिता, दादा दादी, नाना नानी में से किसी ना किसी का जन्म तो भारत में हुआ ही होगा। तो संविधान लागू होने के समय जितने लोग भारत में रह रहे थे उन्हें नागरिकता दी गई, लेकिन नागरिकता के लिए मैंने बताया कुछ शर्तें इंपॉर्टेंट थी। और वो शर्तें कौन सी वाली थी आपकी? कि या तो उसका जन्म भारत में हुआ हो और वो यहीं पर रह रहा हो, तब नागरिकता दे दी गई उसको, और या फिर उसका रिश्ता निकाल लिया गया, दादा दादी, नाना नानी, वो सब वाला, उस रिश्ते के आधार पर नागरिकता दी गई। तो ज्यादातर हमारे पूर्वजों को किस आधार पर नागरिकता मिली होगी? आर्टिकल 5 के आधार पर। आर्टिकल 6 के आधार पर नागरिकता किन लोगों को दी गई? ये दी गई पाकिस्तान से जो भारत आए, यानी ये जो ग्रीन से मैंने बनाए हैं, ग्रीन डॉट से, ये लोग भी तो इस समय भारत में रह रहे थे। अब इनको नागरिकता आप कैसे देते? क्योंकि रीजन है भाई, इनकी तो शर्त को हो सकता है ना फॉलो ना कर पाए, पूरा ना कर पाए, तो इन्हें नागरिकता कैसे मिलेगी? तो इन्हें नागरिकता के लिए जो प्रावधान किए गए वो किए गए आर्टिकल 6 में, और कहा गया कि वो व्यक्ति जो पाकिस्तान से भारत आए हैं उन्हें हम नागरिकता देंगे। लेकिन ऐसे लोगों को हमने 2 भागों में डिवाइड कर दिया। एक डेट के अनुसार 19 जुलाई 1948 हमने एक डेट रख दी। 19 जुलाई 1948 की जो डेट थी वो इसलिए महत्वपूर्ण थी क्योंकि इस डेट को भारत और पाकिस्तान के बीच परमिट शुरू हुआ था। तो हमने शर्त रखी कि देखो 19 जुलाई 1948 से पहले जो लोग भारत में आ गए हैं पाकिस्तान से, कोई टेंशन नहीं है, उन्हें हम नागरिकता दे देंगे। वो आके रहने लगे हो, नागरिकता हम वैसे ही दे देंगे। लेकिन अगर वो 19 जुलाई 1948 के बाद आए हैं, परमिट लेकर के आए हैं, तब उन्हें नागरिकता इस आधार पे मिलेगी कि उन्होंने आने के बाद नागरिकता के लिए आवेदन किया हो। खैर उतना आपको डिटेल जानने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में ये सब पूछता नहीं है क्योंकि ये बात सब पहले की हो गई। हाँ, ये दे सकता है कि संविधान के किस आर्टिकल के तहत पाकिस्तान से भारत आने वाले लोगों को नागरिकता दी गई, तो किसके तहत? आर्टिकल, और आर्टिकल 7 से इन वालों को कौन, कुछ ऐसे भी तो हुए होंगे ना जो भारतीय होंगे लेकिन वो कहां चले गए होंगे? पाकिस्तान। लेकिन क्या कहा हमने? ऐसे लोग जो पाकिस्तान से भारत से पाकिस्तान गए हैं वो भारत के नागरिक नहीं होंगे। मतलब समझिए, उनकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। मैंने पीले के ऊपर ग्रीन डॉट कर दिया क्योंकि इसका मतलब है कि ये यहां से वहां गए हैं तो इनकी नागरिकता खत्म हो जाएगी। लेकिन मान लो अब ये तुरंत आ गए, मतलब यहां पर अब ये आ जाते हैं वापस। कुछ ऐसे भी तो होंगे ना जो गए होंगे यहां से, जाने के बाद फिर वहां पे समझ में नहीं आया, मन नहीं लगा, तो वापस आ गए होंगे। तो अब इनको भी तो नागरिकता देनी है। तो ऐसे लोगों को नागरिकता का प्रावधान किसमें है? आर्टिकल 7 में। हमने क्या कहा? आर्टिकल 7 के अनुसार ऐसे लोग जो भारत में थे लेकिन भारत से पाकिस्तान चले गए, उनकी नागरिकता खत्म हो गई, उनको हम नागरिकता नहीं देंगे। लेकिन अगर वो दोबारा भारत में आ गए तो हम उनको नागरिकता देंगे, और अगर वो गए हैं तो नागरिकता खत्म है और वापस आ रहे हैं तो फिर उन्हें नागरिकता कौन से आर्टिकल के तहत मिलेगी? आर्टिकल 6 के तहत मिलेगी। क्योंकि पाकिस्तान से भारत आने वाले लोगों को नागरिकता किसके तहत मिलती है? आर्टिकल 6 के तहत। पाकिस्तान से भारत आने वाले लोगों के लिए समझिए ना, पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले लोगों को नागरिकता मिलती है 6 के तहत। 7 के तहत भारत से पाकिस्तान वाले लोगों के लिए क्या सिस्टम है? तो हमने कहा भारत से पाकिस्तान जो जा रहा है उसकी नागरिकता खत्म है, लेकिन अगर वो दोबारा आता है तो वो नागरिकता का हकदार होगा, लेकिन उसे नागरिकता किस आर्टिकल के तहत मिलेगी? आर्टिकल 6 के तहत मिलेगी। बात समझ रहे हैं? अगला है, चौथे प्रकार के लोग जो थे वो ऐसे थे जो उस समय पर जब संविधान लागू हुआ तो भारत से बाहर रह रहे थे, पाकिस्तान में नहीं, बाकी के देशों में, यूरोप में, जर्मनी, ब्रिटेन, कनाडा।
तो कुछ ऐसे भी तो थे ना जो इंडियन थे। इंडियन कैसे? जिनके माता पिता वगैरह का जन्म तो भारत का था, लेकिन वो किसी काम से किसी भी चीज़ से बाहर चले गए। अब हमारा संविधान लागू हो रहा है, तो हो सकता है कि उनकी इच्छा हो कि वो भारत के नागरिक बनना चाहें, तो हमने उनको भी एक ऑफर दिया। हमने कहा आर्टिकल 8 के तहत ऐसे भारतीय लोग या भारतीय मूल के लोग जो संविधान लागू होने के समय भारत में नहीं रह रहे हैं, वो विदेशों में रह रहे हैं, लेकिन उनके माता पिता वगैरह वो सब भारतीय मूल के हैं, तो वो व्यक्ति भी भारत की नागरिकता ले सकते हैं। उन्हें नागरिकता किस आर्टिकल के तहत दी? आर्टिकल 8 के तहत। अब इन आर्टिकल को आप डिटेल में जाकर के ये डेट वो डेट ये पढ़ते रहो, कोई मतलब है नहीं, क्योंकि उसका रीजन है क्वेश्चंस जो आते हैं वो बहुत ज्यादा नहीं, वो केवल बस ये पूछ लेता है आपसे कि संविधान का कौन सा आर्टिकल अधिवास के आधार पर नागरिकता देता है? आर्टिकल 5। अधिवास मतलब जो उस समय रह रहे थे। भाई उस समय जो रह रहे थे वो लोग क्या थे? वो रह रहे थे ना, तो अधिवास बोलेंगे उसे। तो आर्टिकल 5 ने उन लोगों को नागरिकता दी जो उस समय पर भारत में रह रहे थे। आर्टिकल 6 ने उन्हें दी जो पाकिस्तान से भारत आए थे। आर्टिकल 7 ने उनकी नागरिकता छीन ली जो भारत से पाकिस्तान गए थे। दोबारा आए तो नागरिकता उन्हें आर्टिकल 6 से मिली। आर्टिकल 8 ने उन लोगों को नागरिकता दी जो उस समय पर भारतीय मूल के थे लेकिन बाकी के देशों में रह रहे थे। और आर्टिकल ये 8, 6, 5, 6, 7, 8 ये 4 ही आर्टिकल ऐसे थे आपके संविधान में जिनसे 4 प्रकार के लोगों को नागरिकता दी गई। बस इन्हीं 4 प्रकार के लोगों को नागरिकता दी गई है, ये ध्यान रखना। कौन से 4? जो भारत में रह रहे थे, जो पाकिस्तान से भारत आए थे, जो भारत से पाकिस्तान चले गए थे और जो विदेशों में रह रहे थे। अब बताओ क्या किसे? कोई व्यक्ति जो ना भारत का नागरिक है ना पाकिस्तान का नागरिक, कोई भारत पाकिस्तान से भारत आया, मेरी बात याद रखो, ये जो मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं ये मैंने पहले लिख दिया है। ये बात संविधान, ये यहां लिखी थी मैंने बात, ये सब बातें उस समय के लिए हैं जब संविधान लागू हो रहा है। इसे आज फॉलो मत करना तुम। आप सोचो कि आज कोई पाकिस्तान से भारत आएगा तो उसे नागरिकता 6 के तहत मिलेगी, गलत। वो तो मैं तुम्हें नागरिकता अधिनियम पढ़ाऊंगा, उसे तो नागरिकता मिलेगी भी नहीं भारत की, शत्रु देश का है ना। शत्रु देश को तो हमने नागरिकता हम देते ही नहीं है। हाँ, उसे तो हम किसी आधार पे भी नहीं देते नागरिकता। तो आप ये बात निकालिए, कुछ टीचर पढ़ा देते हैं, वो गलत पढ़ा देते हैं कि नागरिकता के प्रावधान ये कह रहे हैं। भैया ये उस समय की बात है, संविधान लागू होने के समय की बात है ये। अब नागरिकता कैसे मिलती है? हम लोगों को जो नागरिकता मिली है, हमारे पिताजी को जो मिली होगी, वो कहां से मिली होगी? उसके लिए संसद ने एक अधिनियम पारित किया जिसका नाम है नागरिकता अधिनियम 1955। तो संविधान लागू होने के समय जो लोग रह रहे थे ना, हमारे दादा परदादा, उन्हें नागरिकता मिली है इन प्रावधानों से। तो आर्टिकल 5, 6, 7, 8 समझ में आया। 9, 10, 11 क्या है वो आर्टिकल और समझ लो। आर्टिकल 9, आर्टिकल 9 ने स्पष्ट कर दिया कि यदि कोई व्यक्ति भारत की नागरिकता के बावजूद किसी दूसरे देश की नागरिकता ले लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी। यानी उस समय पर अगर कोई व्यक्ति दूसरे देश की नागरिकता उसने ले ली तो आर्टिकल 9 के तहत वो भारत का नागरिक नहीं रहेगा। तो आर्टिकल 9 नागरिकता देने से जुड़ा हुआ नहीं था, बल्कि लेने से जुड़ा हुआ था। आर्टिकल 7 मैंने आपको बता दिया, भारत से पाकिस्तान की नागरिकता अगर कोई जाता है, कोई गया, नागरिकता स्वीकार करना अलग की बात है, वो कोई भारत से पाकिस्तान गया तो उसकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। लेकिन वो दोबारा आने की इच्छा रखता है, कोई बात नहीं, उसे हम नागरिकता दे देंगे, लेकिन उसे किस अकॉर्डिंग लेनी पड़ेगी नागरिकता? आर्टिकल 6 के तहत लेनी पड़ेगी। आर्टिकल 10 क्या कह रहा है? आर्टिकल 10 से पहले आपने समझना है आर्टिकल 11। आर्टिकल 11 ने स्पष्ट कर दिया कि संसद नागरिकता के संबंध में कानून बना सकती है। यानी जो इन्होंने प्रावधान दे दिया, कल के दिन को संसद का अधिकार है, वो जो मर्जी करे
वो नागरिकता के लिए नियम बना दे। वो नियम बना दे कि देखो जो भी व्यक्ति का जन्म भारत में होगा वो नागरिक होगा, उसकी मर्जी। तो ये आर्टिकल 11 स्पष्ट करता है कि नागरिकता के संबंध में कानून बनाने की शक्ति किसके पास है? संसद के पास है। ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है 11। और इसी आर्टिकल का फायदा उठाते हुए, या मैं कहूं इसी आर्टिकल का उपयोग करते हुए 1955 में संसद ने क्या करा? एक विस्तृत एक्ट पारित किया नागरिकता को लेकर के, और उन्होंने उसमें बताया कि अब आगे से कौन भारत का नागरिक होगा, कौन नहीं होगा। बड़े लफड़े थे ना, बड़े लफड़े थे भाई। एक बार बताओ, दो लोग जापान के भारत में घूमने आए 6 महीने के लिए, या मान लो 2 साल के लिए, और यहां पर उनका बच्चा हो गया। तो अब वो बच्चा मान लो भारत की नागरिकता का दावा करने लगा, तो हम उससे नागरिकता दें या ना दें, क्या करें? प्रश्न है ना। वो तो भारत में जन्मा है, तो कुछ ना कुछ तो होने चाहिए ना, कठोर नियम। तो उन नियमों को जो है वो अधिनियम लाया गया 1955 में, और उसके तहत ये कठोर नियम कानून जो है वो आपके दिए गए। जो भी हैं वो क्या है वो अभी बात करूंगा फिलहाल। अब आर्टिकल 10 समझिए। आर्टिकल 10 में ये बात स्पष्ट करी गई कि भारत में कोई भी व्यक्ति नागरिक होगा या नागरिक बनेगा तो वो विधि के अनुसार बनेगा, खास करके उन नियमों के अनुसार जो नियम संसद नागरिकता के संबंध में स्थापित करेगी। नई बात समझ में आ रही है भाई? नागरिकता के लिए जितने प्रावधान देने थे वो दे दिए ना, 5, 6, 7, 8, 9, जो करना था कर दिया। अब आर्टिकल 10 में स्पष्ट कर दिया है कि कोई भी व्यक्ति जो भारत का नागरिक होगा, नहीं होगा, कुछ भी होगा, तो वो सब उन विधियों के अधीन रह करके होगा जो कि संसद निर्धारित करेगी। लेकिन संसद जब निर्धारित करेगी वो आगे के लोगों के लिए होगा, पीछे के लोगों के लिए नहीं होगा। पीछे के लोगों को नागरिकता मिल गई तो मिल गई। संसद ऐसे नहीं कर सकती कि भाई आर्टिकल 5 के तहत किसी को नागरिकता मिल गई और संसद ने कानून बना दिया और कह दिया कि हम कानून बनाते हैं, अब उन्हें नागरिकता नहीं मिलेगी। ऐसा नहीं कर सकती। कोई संसद कानून बनाएगी तो वो कानून केवल आगे के लिए लागू होगा, वो पीछे के लिए लागू नहीं होगा। तो आर्टिकल 11 में स्पष्ट कर दिया गया कि कोई व्यक्ति अगर भारत का नागरिक होगा तो वो संसद द्वारा बनाए गए कानून के अधीन भारत का नागरिक होगा आगे के लिए। और संसद ही नागरिकता के बारे में कानून बनाएगी। यह प्रावधान किस आर्टिकल में है? यह आर्टिकल 11 में है। तो क्लियर हो गया ना? आर्टिकल 5, आर्टिकल 6, आर्टिकल 7, आर्टिकल 8, आर्टिकल 9, आर्टिकल 10, आर्टिकल 11। तो ये तो वो प्रावधान थे जो नागरिकता से संबंधित थे और जो आपके संविधान में दिए गए थे। अब इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद संसद लेकर के आई 1955 में एक अधिनियम, और इसे कहा जाता है नागरिकता अधिनियम, सिटीजन्स एक्ट अधिनियम। और इस अधिनियम में हमने स्पष्ट करा कि देखो अब आगे जो था वो पहले संविधान में था, अब आगे इंसान को कैसे नागरिकता मिलेगी, यानी कैसे वो नागरिकता ले सकता है और कैसे उसकी नागरिकता खत्म हो सकती है, वो प्रावधान पूरा डाला नागरिकता अधिनियम 1955 में। यानी इसमें व्यवस्था करी कि नागरिकता कैसे मिलेगी और नागरिकता कैसे समाप्त हो सकती है, यानी किस आधारों पर वह व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं होगा, नागरिकता समाप्त होगी, ये प्रावधान इसी वाले अधिनियम में करे गए। इस अधिनियम के तहत नागरिकता जो मिलने की बात करी गई उसको लिए बोला गया कि भारत में नागरिकता केवल 5 आधारों पर दी जाएगी। एक तो दी जाएगी जी पहली जन्म के आधार पर, ये अगले लोगों के लिए है, अब जो बाद में जन्म हुआ होगा, जन्म के आधार पर। एक दी जाएगी जी वंश के आधार पर। एक दी जाएगी देशीयकरण के आधार पर, पंजीकरण के आधार पर, और एक देशीयकरण के आधार पर, देशीयकरण के आधार पर, और एक दी जाएगी भूमि अर्जन के आधार पर। भारत में नागरिकता 5 ही तरीके से दी जाती है। 5 तरीके हैं। नंबर 1 बाय बर्थ, जन्म के आधार पे। दूसरा
वंश के आधार पे, तीसरा रजिस्ट्रेशन करवा के, चौथा नेचुरलाइजेशन होता है, देशीकरण। अभी क्या होता है कि करके समझाता हूं। और नागरिकता समाप्त कैसे होगी? नंबर एक, पहला तो है आप स्वेच्छा से कर दो। नंबर दूसरा है आपको वंचित भी किया जा सकता है। और तीसरा है आप विदेशी नागरिकता ले लो। किसी दूसरे देश की अगर आपने नागरिकता ले ली तो ध्यान रखना तो भी आपकी नागरिकता समाप्त हो जाती है। तीन आधार हैं नागरिकता छीने जाने के, तीन आधार है नागरिकता दिए जाने के। नागरिकता दिए जाने का पहला आधार क्या है? पहला आधार है जन्म। जहां गलत लिखे हैं, जहां चाल लिखे हैं, 5 आधार हैं, ठीक है। तो 5 आधार हैं। नंबर पहला है आपका जन्म, यानी वाई बर्थ। सिंपल सी बात है, वो व्यक्ति जो भारत में जन्मा है उसे तो नागरिकता यार देनी पड़ेगी। तो ये आपका नियम ये कहता है कि ये वाला हमने पहला आधार किनके लिए चुना कि भाई वो लोग भारत में रह रहे हैं, तो सिंपल सी बात है, अब जो इनके बच्चे होंगे तो उन्हें नागरिकता देनी है ना। तो हमने रूल बना दिया कि जन्म के आधार पर भारत में नागरिकता मिलेगी, यानी जिस व्यक्ति का जन्म भारत में होगा उसे नागरिकता मिलेगी। लेकिन यहाँ पर तो अब इसका दुरुपयोग शुरू हो जाएगा, इसलिए हमें इसमें चल के संशोधन करना पड़ा। पहले हमने कर दिया भारत में जन्मा व्यक्ति भारत का नागरिक होगा, तो फिर लफड़ा क्या हो गया? फिर वही लफड़ा हो गया जैसे विदेशों के लोग आए और बच्चे ने जन्म ले लिया तो वो तो दावा कर देगा हमें हमारी इंडिया की नागरिकता चाहिए, हमें देनी पड़ेगी, क्योंकि हमारे तो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है ना जन्म के आधार पे। और चीज़ें कानून के अकॉर्डिंग चलती है। मैंने फिर से बताया, भारत में विधि का शासन है, कानून में लिखा हुआ है जन्म के आधार पर नागरिकता, तो फिर वो मिलेगी। तो इससे तो बाहर के लोग भी दावा करने लगेंगे नागरिकता के। तो इसमें आगे चल के फिर संशोधन कर दिया 1986 में, और संशोधन करके फिर प्रावधान कर दिया गया कि देखो भारत में अगर कोई व्यक्ति जन्मा है तो उसे नागरिकता मिल जाएगी, लेकिन शर्त एक ही है, जो उसके माता पिता हैं उनमें से कोई एक भारत का नागरिक होना चाहिए। अब रूल लगा दिया कोई एक भारत का नागरिक होना चाहिए, यानी भारत में अगर जन्मा कोई व्यक्ति है उसे नागरिकता इस आधार पर मिल सकती है कि उसके माता पिता में से कोई भारत का नागरिक है। आगे चल के 2004 में इसमें एक संशोधन और कर दिया। वो ये करके अब फिलहाल की स्थिति ये है, नंबर एक, वो जो फिलहाल की स्थिति है वो ये है कि यदि कोई व्यक्ति भारत में जन्मा है तो उसे नागरिकता मिल जाएगी। शर्त यही है, मैंने बताया, उसके माता पिता में से भारत का नागरिक होना चाहिए। और जो दूसरा वाला है, एक तो है नागरिक, जो दूसरा वाला है वो अनलीगल माइग्रेंट्स नहीं होना चाहिए, यानी अवैध वो नहीं होना, अवैध तरीके से ना आया हो भारत में। अवैध तरीका मतलब छिप करके होते हैं ना, छिप करके भी आ जाते हैं बाहर से इधर, तो वो छिप करके भारत में ना आया हो कहीं से, वो वैलिड तरीके से आया हो, वाई वीजा आया हो। वो बात समझ रहे हैं? अगर वो आया है, अनुमति के साथ आया है, प्रॉपर तरीके से आया है, यहाँ पे रहने लगा है, ये कर रहा है, तब नागरिकता मिल जाएगी। लेकिन अगर भारत में कोई जन्मा है और उसके माता पिता में से कोई एक भारतीय है, लेकिन दूसरा वाला अनलीगल माइग्रेंट्स है, अवैध प्रवासी है, तो ऐसे में उसे नागरिकता नहीं मिलेगी। बात समझ रहे हैं? नहीं समझ रहे हैं? फिलहाल अभी प्रावधान ये है, तो अभी की शर्त तो यही है। इसलिए भारत में जब किसी बच्चे का जन्म होता है तो 21 दिन के अंदर अंदर बच्चे के जन्म के पश्चात आपको जाकर के क्या कराना पड़ता है? उसका कितने दिन की अवधि होती है? 21 दिन होता है ना, 21 डेज होता है। हाँ, जन्म के 21 डेज के अंदर अंदर आपको क्या कराना पड़ता है? उसका बर्थ रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। अभी ये बड़ा कठोर हो चुका है, पहले नहीं था। अब तो ऐसा है कि अगर आपने नहीं कराया किसी बच्चे का जन्म का पंजीकरण, उसके बाद उसका आधार कार्ड भी नहीं बनेगा, कुछ नहीं बनेगा। फिर तो आप ये मान लेना कि वो अब अनलीगल माइग्रेंट्स हो गया। नागरिकता के नियम अब आगे कठोर हो जाएंगे। तो आप जाएंगे, रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, उसका पिताजी के बारे में, माताजी के बारे में जानकारी दी जाएगी, उनके आधार कार्ड पूछे जाएंगे, आप नागरिक हो या नहीं हो तो हो जाएगा, नहीं हो तो फिर दिक्कत होगी, फिर वो होगा, वो सब चीजें, वो सब प्रोसेस है। अब एक आधार तो ये वाला चुन लिया, अब फिर हमने दूसरा वाला ये क्यों चुना? ये इसलिए चुना, मान लो भारत के लोग हैं, भारत में ही रहते हैं, काम करते हैं, अब घूमने के लिए बाहर चले गए या जॉब करने के बाहर चले गए, और वहां पर क्या हुआ, उनका बच्चा बाहर हो गया, जन्म बच्चे का बाहर हो गया। अब वो तो इंडिया के थे ना, वो नागरिकता चाहते हैं कि उनके बच्चे यहीं की लें, लेकिन वो कैसे लेगा? बच्चे का जन्म तो बाहर है, ये वाला तो गलत हो गया, इस आधार पे तो वो ले नहीं सकता क्योंकि जन्म भारत में नहीं हुआ है।
तो अब उसे नागरिकता कैसे मिलेगी? उसके लिए हमने डाला वंश के आधार पर। अब उसे नागरिकता मिलेगी वंश के आधार पर, क्योंकि जन्म उसका भारत में नहीं हुआ है उसका, लेकिन खून भारत का है वो, तो फिर वंश के आधार पर नागरिकता मिल जाएगी। इसके लिए शर्त है, वो शर्त ये है कि यदि कोई व्यक्ति जो भारत से बाहर जन्मा है वो व्यक्ति भारत का नागरिक हो सकता है, लेकिन वो हो तभी सकता है जब उसके माता पिता में से कोई भारत का नागरिक हो। और दूसरी बात जो और इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि वहाँ उन्होंने एक जन्म के 1 साल के अंदर अंदर जो वहाँ पर इंडियन एम्बेसी है उसमें जाकर के अप्लाई किया हो नागरिकता के लिए, तब तो मिलेगी, अन्यथा नहीं मिलेगी। बात समझ रहे हैं बातें? तो वंश के आधार पर नागरिकता कैसे लोगों को मिलेगी? वो ऐसे जो अभी सऊदी चले गए हैं, दुबई चले गए हैं, सब चले गए हैं और वो चाहते हैं कि उनके बच्चे को इंडिया की नागरिकता मिल जाए, तो भाई वो मिल जाएगी, लेकिन उसके लिए शर्त वही मैंने जो आपको बताई है। इसके अलावा तीसरा है पंजीकरण, रजिस्ट्रेशन। एक आधार हमने ये भी चुन रखा। अब बताओ, हम मान लो यहाँ का आप में से कोई बंदा जो है वो बाहर शादी कर ले, किसी गोरी से शादी कर ले, मतलब अंग्रेजन से, तो भैया उसे जन्म के आधार पे नागरिकता नहीं मिल सकती, उसका जन्म इंडिया में नहीं हुआ। उसे वंश के आधार पे नहीं मिल सकती क्योंकि उसके माता पिता में से कोई इंडियन नहीं है, कुछ नहीं है, तो उसे नागरिकता आप कैसे देंगे? तो उसके लिए एक सिस्टम है, कैसे? पंजीकरण के आधार पे, रजिस्ट्रेशन के आधार पे। तो एक तरीका हमारे पास रजिस्ट्रेशन भी होता है नागरिकता देने का। वो उसमें क्या होता है, हम जब कोई व्यक्ति बाहर से आता है, भारत में रहने लगता है, उसकी शादी हो गई है, कुछ हुआ है और वो यहाँ पर आके कंटिन्यू रहने लगा है, उसे 5 साल लगभग भारत में रहते हुए हो गए हैं, तब वो भारत में नागरिकता के लिए अप्लाई कर सकता है। उसको जो नागरिकता मिलेगी वो किस आधार पे मिलेगी? पंजीकरण के आधार पे नागरिकता मिलेगी। तो ये हुआ पंजीकरण के आधार पे। पंजीकरण के आधार पे हम ऐसे व्यक्ति को भी कई बार नागरिकता दे देते हैं जिसकी शादी वादी भी ना हुई हो, वैसे ही उसने मांग करी हो। जैसे विदेश में कोई व्यक्ति रहता है और वो डिमांड कर रहा है कि मेरे को भारत से बहुत प्यार है, मुझे भारत की नागरिकता चाहिए, ना उसका जन्म भारत में हुआ है, ना वो भारतीय वंश का है, उसके माता पिता कोई इंडियन नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन वो चाहता है। तो पंजीकरण के आधार पर हम नागरिकता उसको भी दे देते हैं, लेकिन बड़ी लंबी चौड़ी शर्तें हैं। ऐसा व्यक्ति प्रतिष्ठित होना चाहिए, कोई आरोप नहीं होना चाहिए, भारतीय भाषा वगैरह का थोड़ा बहुत उसको जानकारी होनी चाहिए, ये वो दुनिया भर की चीज़ें होनी चाहिए, तब वो पंजीकरण करेगा और तब फिर हम जाकर के उसे उस आधार पे नागरिकता दे देंगे। जैसे अदनान सामी ने भारतीय नागरिकता के लिए, आपको पता होगा, किया था ना, और उसको हमने नागरिकता दी। तो वो किस आधार पे नागरिकता दी थी? पंजीकरण के आधार पे। लेकिन टफ होता है, उतना आसान नहीं होता है पंजीकरण के आधार पे नागरिकता लेना। तो आप सोचिए भारतीय जैसे देश की नागरिकता लेना कितना मुश्किल काम है। तो सोचो यूरोप में, अमेरिका में, कनाडा में, उनमें कितना मुश्किल काम होगा लेना नागरिकता। आप खुद सोच के देखो। नागरिकता तो बहुत दूर की बात है, वहां तो पीआर होना बहुत बड़ी बात मानी जाती है। पीआर का मतलब समझते हैं? स्थायी आवासीय होना, स्थायी वहां का आवासीय होना, कि मैं यहीं रहता हूं, ये मिलना बहुत बड़ी बात है कि आप यहीं रहो। तो नागरिकता तो बहुत ही बड़ी चीज है। आपको जन्म के आधार पे मिल गई है, ऐसे ही विरासत में सबको जन्म के आधार पे मिली हुई होगी। अगला है देशीयकरण। ये देशीयकरण क्या होता है? देशीयकरण ये होता है, कई बार जब बाहर के लोग इंडिया में आते हैं काम करने के लिए, बहुत लोग होते हैं, जैसे मान लो पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, अफगानिस्तान से, बाहर से लोग काम करने के लिए यहाँ पर आते हैं, वीजा वगैरह लेकर के, मतलब तरीके से आते हैं, और वो कंटिन्यू यहीं काम कर रहे हैं। मान लो उन्होंने अपना होटल खोल लिया, कुछ कर लिया, तो अब उन्होंने अपना यहाँ होटल खोल लिया, काम करना शुरू कर दिया, तो अब लोग वो वापस नहीं जा रहे। लंबा समय उन्हें रहते हुए यहाँ पर हो गया, यहाँ की भाषा सीख गए, उनके बच्चे यहीं पर पढ़ते हैं, उनका सब कुछ यहीं पर हो गया, यहीं पर वो अपना काम कर रहे हैं, यहीं वो अपना सब कुछ कर रहे हैं। तो अब उसका तो कोई मतलब है नहीं ना। तो भारत सरकार क्या करती है, समय समय पर देशीयकरण के आधार पर ऐसे लोगों को नागरिकता दे देती है, लेकिन इसके लिए कठोर नियम कानून है। पहली शर्त तो यह है कि जो विदेशों से आया है वो व्यक्ति जो रह रहा है वो लंबा समय तक भारत में रहा हो, 11-12 साल ये नियम था।
11 साल तो कम से कम कंटिन्यू रहा ही हो, मतलब 11 साल तो वैसे हो गया जैसे यहां रहा, बीच में चला गया 2-4-5 महीने के लिए, फिर यहां रहा, ऐसे। और 11 साल के अलावा 1 साल कंटिन्यू उसमें गया ही नहीं है वो, यानी टोटल 12 साल अगर ऐसे रहा, तब हम क्या करते हैं, उसको वो नागरिकता देशीकरण के आधार पे दे देते हैं, क्योंकि अब ये इंडियन हो गया है, भाषा इंडिया की बोल रहा है, सब कुछ इंडिया की। लेकिन इसके लिए प्रूफ होते हैं, ऐसे नहीं है कि आपको ऐसे दे देंगे। बच्चा पढ़ रहा होगा उस समय से, 11-12 साल से उसका वो होगा, कितनी बार आपके पासपोर्ट पे मोहर लगी है, आप गए हो, यहाँ रहे हो, वो रहे हो, ये रहे हो, उस आधार पे नागरिकता मिलती है। अभी जो संशोधन हुआ है 2019 में, वो इसी में संशोधन किया है। इसमें क्या संशोधन किया? इसमें संशोधन ये करा कि देखिए, हमने ये कह दिया कि जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में जितने लोग माइनॉरिटी में हैं, यानी अल्पसंख्यक धर्म के लोग हैं, वो लोग इंडिया में आ रखे हैं, यानी भारत में आकर के काम कर रहे हैं, और उन्हें भारत में रहते रहते 5 साल हो चुके हैं, हम उन्हें नागरिकता दे देंगे। पहले कितना था? 11 साल। 1 साल तो वो परमानेंट रहना ही रहना है, लेकिन 1 साल से पहला वाला जो टाइम है वो पहले था 11 वर्ष, यानी वो 11 वर्ष जो था उतना समय उनको रहना था, बीच बीच में हो सकता है गए हों, लेकिन अब वो समय अवधि घटा के कितनी कर दी? 5 वर्ष। तो 2019 का मतलब हो गया 2014, यानी 2014 से पहले अफगानिस्तान और पाकिस्तान और बांग्लादेश से जितने लोग माइनॉरिटी वाले, माइनॉरिटी में वहां पे कौन कौन से हैं? वहां केवल मुस्लिम मेजॉरिटी में हैं, बाकी सब माइनॉरिटी में आते हैं। हिंदू, जैन, सिख, ईसाई, पारसी, सब लोग वहां माइनॉरिटी में हैं। हमने सबको बोल दिया, जितने लोग 2014 से पहले भारत में आए हुए हैं लीगल तरीके से, उनके पास कोई प्रूफ है कि वो 2014 से पहले आ रखे हैं, वो तो होता ही है, खैर अगर तरीके से आए हैं तो वीजा लगा होगा, तो हम उनको नागरिकता दे देंगे। ये बड़ा संशोधन है 2019 में जो किया गया है, वो इस वाले कॉन्सेप्ट में चेंज किया गया। क्या? अवधि घटा दी गई, 11 से घटा के कितनी कर दी? 5 कर दी। अब बाकियों के लिए 11 ही है, मुस्लिमों के लिए 11 ही है, लेकिन केवल माइनॉरिटी के लिए 5 कर दिया। ये चेंज कर दिया हमने। तो भारत में इसका विरोध क्यों हुआ? भारत में इसका विरोध केवल इसलिए हुआ कि ये गलत है, कि भारत में कानून जो है वो इक्वल होना चाहिए, धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए, दुनिया भर की बात आ गई। तो इस पे मुस्लिम समुदाय के लोग विरोध करने लगे कि आप बाहर से आने वाले हिंदू, जैन, पारसी, बौद्ध, इन लोगों को नागरिकता दे रहे हो, तो आप नागरिकता मुस्लिमों को क्यों नहीं दे रहे हो? तो उस पर हमने तर्क दिया कि देखिए, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश ये मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, तो वहां पर मुस्लिम लोग तो खुश होंगे ना, वो मेजॉरिटी में है, वहां से मुस्लिम लोग यहां क्यों आएगा? और आप कहते हो मुस्लिम लोग यहां आ रहे हैं, इसका मतलब है फिर तो वो देश कुछ है ही नहीं ना, वहां मुस्लिम भी खुश नहीं है फिर तो, यानी मुस्लिम वहां खुश है तो वो यहां आएगा ही नहीं। जब आएगा ही नहीं तो उसके लिए नागरिकता देने का क्या मतलब है? तो बेहतर है कि हम फिर उनको दें ही ना। इस कारण से मुस्लिम लोग क्या कर रहे थे? इस बिल का विरोध कर रहे थे। 2019 में आया था, फाइनली पास हो गया, और पास होने के बाद में जो संशोधन हुआ है वो इस वाली शर्त में हुआ है, देशीयकरण की शर्त में। जो शर्त पहले 11 वर्ष थी वो अब कितनी हो गई है? 5 वर्ष हो गई। तो देशीयकरण के आधार पर भी नागरिकता मिलती है। दूसरा है भूमि अर्जन के आधार पर। एक तरीका यह भी हो जाता है नागरिकता देने का। यह नागरिकता क्या हो जाता है? अब मान लो हमारा बांग्लादेश के साथ एक समझौता हुआ, उस बांग्लादेश के समझौते में हमने ये कहा कि देखो यार, हमारे कुछ भौगोलिक क्षेत्र ऐसे हैं जो बांग्लादेश में आते हैं, लेकिन मजबूरन चूंकि वो इंडिया का पार्ट है तो उन पे राज हम करते हैं। कुछ हमारे क्षेत्र में ऐसे क्षेत्र आते हैं जो आते इंडिया में हैं, लेकिन उस पे राज आपका है, वहां पे रूलिंग आप करते हो, क्यों ना हम इसका सेटलमेंट कर लें। जो आपके यहां पर क्षेत्र हैं उन्हें आप अपने देश में रख लो, और जो हमारे यहां पे हैं उसे हम रख लेते हैं।
तो मान लो ऐसा कोई क्षेत्र जो हमें बांग्लादेश से मिला है, मान लो ठाकुर द्वारा जितना बड़ा क्षेत्र होगा वो हमारे पास आ गया, तो अब यहाँ पे रहने वाले लोग पहले तो बांग्लादेश के नागरिक होंगे ना। अब जब ये हमारे यहाँ आए हैं आज, तो इनको नागरिकता हम ये थोड़ी कहेंगे कि रुको अभी 11 साल तुम्हें देशीकरण के आधार पे नागरिकता देंगे, या रुको तुम्हें पंजीकरण चेक करेंगे तुम्हारा किस किस को मिल सकता है। नहीं, उन्हें तो हमें तुरंत रूल बनाना पड़ेगा ना, ठीक है भाई इनको नागरिकता दो। तो भूमि अर्जन के आधार पर यदि किसी देश से हम भूमि लेते हैं तो भूमि अर्जन के आधार पर भी एक तरीका होता है नागरिकता देने का। तो कुल मिलाकर के कितने तरीके हो गए नागरिकता देने के? वो तरीके हैं आपके 5 तरीके होते हैं नागरिकता देने के, 5 तरीके। पहला जन्म के आधार पे, दूसरा वंश के आधार पे, तीसरा पंजीकरण के आधार पे, चौथा देशीकरण के आधार पे, और 5वां भूमि अर्जन के आधार पे। अच्छा, भारत में एक बात और मैं आपको बताता हूं। भारत में व्यक्ति को किसी भी आधार पे नागरिकता मिली हो, चाहे इस आधार पे मिली, चाहे इस आधार पे मिली, चाहे इस आधार पे, चाहे इस आधार पे, इस आधार पे, उसमें कोई भेदभाव नहीं है। इंडिया में भेदभाव नहीं है। इंडिया में तो एक बार नागरिकता का ठप्पा लग गया, बोले तो नागरिक, कोई पूछने वाला नहीं है वाई वर्थ है या रजिस्ट्रेशन से है, कैसे है, वैसे कोई नहीं। लेकिन कुछ देश ऐसे होते हैं उनमें भेदभाव होता है, जैसे अमेरिका इनमें भेदभाव करता है। अमेरिका भेदभाव ये करता है कि अमेरिका में जो राष्ट्रपति बन सकता है वो वह व्यक्ति बनेगा जो वहां का नागरिक जन्म के आधार पर है, यानी जो वाय वर्थ नागरिक है वही व्यक्ति भारत में अमेरिका में राष्ट्रपति बन सकता है। हमारे यहां तो चाहे ये वाला भी, ये वाला भी, ये वाला भी, ये वाला ही बन सकता है। अब सोनिया गांधी को नागरिकता कैसे मिली होगी भारत की? सिंपल सी बात है, किस आधार पे मिली होगी? पंजीकरण के आधार पे मिली होगी। और कोई तरीका तो है नहीं ना, पंजीकरण ही एकमात्र आधार है, क्योंकि शादी हुई है उनकी यहाँ पर राजीव गांधी के साथ। तो पंजीकरण के आधार पे मिलेगी, तो सिंपल सी बात है भारत में भेदभाव है नहीं। इसका मतलब है सोनिया गांधी भी भारत में राष्ट्रपति बन सकती हैं। लेकिन भारत का कोई व्यक्ति अमेरिका में जाकर के रजिस्ट्रेशन के आधार पर नागरिकता ले ले, कुछ कर ले, तो ध्यान रखना वो कभी वहां का राष्ट्रपति नहीं बन सकता है। बात समझ रहे हैं? ये बात थोड़ी सी ध्यान रखना। देखो, दो देश दो तरीके के होते हैं, ठीक है? देश दो तरीके की होती हैं, कंट्री जो नागरिकता देती हैं वो दो तरीके के सिद्धांतों को फॉलो करते हैं। एक होता है जिसे कहते हैं जिस सैगनिस, और एक होता है जिसे कहते हैं जुस सोलाए। ठीक है, हिंदी में लिखोगे तो इसे यूस लिख सकते हो आप, यूस इसे बोल देते हैं, वैसे इंग्लिश में ऐसे लिखा जाता है। तो अब ये दो नियम क्या हैं? जो देश इस वाले सिद्धांत को फॉलो करते हैं, जुस सैगनिस को, यह सिद्धांत होता है रक्त का सिद्धांत। यानी हम नागरिकता देंगे, लेकिन हमारी नागरिकता में एक महत्वपूर्ण चीज हमें चाहिए, और वो चाहिए रक्त। रक्त का मतलब हो गया वंश, टच होना चाहिए। भारत में यही तो फंडा है। आप देखो, हम यहां जो नागरिकता मेन दे रहे हैं, इनको तो छोड़ दो, हमने मेन तो आधार यही है ना, जन्म। लेकिन जन्म में भी ये नहीं है भारतीय जन्मा है तो तुम्हें दे देंगे नागरिकता। शर्त है हमारी, जन्मा तो है लेकिन माता पिता में से कोई भारतीय होना चाहिए। ये नहीं भारत में जन्म हो गया तो तुम्हें हम नागरिकता दे देंगे, नहीं है। तो हमारे यहां पर जो सिद्धांत है वो ये वाला चलता है, रक्त का सिद्धांत। इसलिए आप लोगों को नागरिकता भारत की मिली है तो वहां पर इस जुस सैगनिस को वरीयता दी गई है। लेकिन कुछ देश ऐसे हैं जो इस वाले सिद्धांत को वरीयता देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अमेरिका हो गया, जैसे कनाडा हो गया, यूरोप के सभी देश आप देखोगे वो इस सिद्धांत को वरीयता देते हैं। यानी ये वो सिद्धांत है जो केवल भूमि के सिद्धांत को मानता है, केवल भूमि के सिद्धांत को मानता है। यानी अगर जन्म आपका उस भूमि पर हो गया तो समझ जाओ वहां की नागरिकता मिल गई।
ये प्राकृतिक सिद्धांत है कि भाई जन्म इस भूमि पे हुआ है तो यानी इस भूमि की नागरिकता मिलनी चाहिए। तभी तो क्या करते हैं लोग, ज्यादातर जो यूरोप जाते हैं, महिला जाती है तो उसको बच्चे के जन्म से पहले ही ले जाते हैं, भैया चले जाओ, जब जन्म वहीं होगा तो वो तो नागरिक हो ही गया। चाहे घूमने जाएं, आप घूमने भी गए हैं केवल 2 दिन के लिए और इस बीच बच्चे का जन्म हो गया ना वहां, तो बच्चा दावा कर सकता है कि मुझे यहाँ की नागरिकता चाहिए, मेरा जन्म यहाँ हुआ है। यहां तक कि हवाई जहाज अगर उड़ रहा है और वो हवाई जहाज जिस देश की सीमा के अंदर उड़ रहा है, ऐसे देश हैं जो इस सिद्धांत को मानते हैं युस सोलाय को, यानी वो बच्चा दावा कर सकता है कि इस टाइम पीरियड पे मेरी फ्लाइट यहां पर थी और मेरा जन्म इस देश की सीमा में हुआ है, तो मुझे इस देश की नागरिकता चाहिए। बच्चे का मतलब उसके माता पिता ये दावा करवा सकते हैं। इंडिया में कोई कितना ही दावा करता रहे, चीख चीख के वो कहता रहे मैं यहीं पैदा हुआ हूं, यही, हम कहेंगे नहीं भाई, हम मानते हैं जुस सैक्विनिस, हमें दो, तुम्हारा जन्म हुआ मान लिया हमने, लेकिन हमें रक्त का सिद्धांत भी दो ना, कि माता पिता में से किसी का खून तुम्हारे अंदर है, वो करंट है अंदर तो ठीक है, नागरिकता दे देंगे। तो ये 2 सिद्धांत होते हैं नागरिकता के आधार पर। तो बहुत लोग इसका फायदा उठाते हैं, ठीक है। और भाई देखो, जितने लोगों को नागरिकता मिलती है ना वो तो वहां पे ये वाला सिद्धांत नागरिकता दिलवाता है। देखो कैसे दिलवाता है, मैं आपको बताता हूं। विदेशों में लोग जाते कैसे हैं? विदेशों में लोग जाते हैं स्टडी के माध्यम से। जैसे आप इंटर किया आपने, आप आसानी से विदेश जा सकते हो, कोई बड़ी चीज नहीं है। कैसे जाना है आपने विदेश के लिए? कुछ नहीं करना है, आपने अप्लाई करना है वहां पर किसी में भी एडमिशन के लिए, किसी कॉलेज में किसी में एडमिशन के लिए अप्लाई करना है। आपका वहां पर एडमिशन हो जाता है, आप अपने मतलब वहां पर एडमिशन के लिए करके और आप अपना वीजा लगा दीजिए कि मुझे स्कूल में पढ़ाई करनी है। लेकिन वो आपको जो वहां पर जाने देंगे उसके लिए शर्त होगी, नियम पहली, कि भाई आप वहां जाओगे, क्या आप वहां पढ़ पाओगे या नहीं, या रियल में पढ़ने जा रहे हो, क्या करने जा रहे हो। तो उसके लिए वो आपसे थोड़ी कुछ चीजें पूछेंगे, इंग्लिश लैंग्वेज में कुछ आता है नहीं आता है, उसके लिए पेपर होता है जिसे आईलेट कहते हैं। आईलेट नाम सुना है? आईलेट्स का पेपर होता है। आईलेट्स के पेपर में क्या है, वहां पर कुछ इंग्लिश वगैरह की चीजें होती हैं, आप वो जानते हो, इसका मतलब उन्हें लगता है कि तुम भारत के पढ़े लिखे बच्चे हो और तुम वहां पढ़ने ही जा रहे होंगे। बात समझ रहे हैं? तो अब एक व्यक्ति इंडिया से वो ऐसे करके वहां चला गया, जाएगा, अब ले लेगा वहां ये एडमिशन स्कूल में। तो स्कूल में एडमिशन लेके पढ़ेगा, 5 घंटे वहां क्लास करेगा, या एडमिशन तो नाम का लिया है, जाना इसे है नहीं, काम करने गया है। ये क्या, यहां पे गया, एडमिशन यहां ले लिया और यहां इसने रहना शुरू किया और यहां पर इन्होंने पकड़ लिया एक काम। काम सामान्य तौर पे जो होते हैं बच्चों के लिए, वो ये तो है नहीं मजदूरी करेगा, वो काम होते हैं आपके, जैसे किसी मॉल में जॉब मिल गई, पार्ट टाइम जॉब, वो भी पार्ट टाइम होती है वहां, वो ऐसे नहीं वो फुल टाइम करेगा, पार्ट टाइम जॉब 3-4 घंटे। तो 3-4 घंटे में ही इसे ठीक ठाक पैसा वहां मिल जाएगा। यानी ठीक ठाक पैसे का मतलब है कि मान लो $40-50 भी इसको मिल गए, तो आप सोच के देखिए कि लगभग कम से कम भी नहीं तो $1500 के आसपास उसने कमा लिए। यानी लगभग 1,30,000 40,000 1.5 लाख रुपए वहां पे एक स्टूडेंट कमा लेता है पार्ट टाइम जॉब करके। थोड़ा बहुत खर्च हो गया, उसके बाद में वहां से वो 1 लाख घर भेजता रहता है। घर वाले मौज में, यहाँ क्या करता, यहाँ कुछ नहीं, कुआ खेले पढ़ता, पेपर देता, खाली कुत्ते भोगाता, वहां पर 1 लाख कर रहा है। अब ये वहां रहेगा 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल, उसके बाद में अपनी यहां पढ़ाई आगे जो करेगा करेगा उसके बाद वहीं पर काम करना शुरू कर देगा। धीरे धीरे इसको मिल जाएगी पीआर। पीआर मतलब लंबा समय हो गया तुम जाते नहीं हो अपने यहां पर, तो इसको स्थायी निवासी बना दिया वहां का, पीआर बोलते हैं उसको। तो मिल जाएगी पीआर। अब इसकी पीआर हो गई, अब इसे टेंशन फ्री है, अब इसे जल्दी से भेज नहीं सकता कोई यहां पर, अब तो ये वहां का निवासी हो गया ना। उसके बाद में क्या करेगा ये आगे चल करके, मतलब समय निकलेगा तो वहां आगे चलकर, अच्छा एक तरीका नागरिकता तुरंत चाहिए तो यहां शादी कर ले किसी को भी ढूंढ के, वो तो सबसे शॉर्टकट तरीका है, सीधा है। वहां पे गए आप, वहां पर अगर कोई लड़की हुई, वहां अपने शादी कर ली और बच्चा हो गया तो नागरिकता लो, तुरंत नागरिकता भाई, फिर अब तो कहां जाना है, अब तो यहीं रहना है तुरंत।
इस आधार पे तो नागरिकता होता है। या दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका है यहां से गए पीआर हो गए, यहां से कोई लड़की गई वो पीआर हो गई, इन्होंने वहीं पे शादी रचा ली और यहीं बच्चा हो गया। अब इस बच्चे को जन्म के आधार पे नागरिकता मिल जाएगी, जुस सोलाई के आधार पे, ये तो नागरिक बन गया। अब आप इसे छोड़ के जा नहीं सकते, तो इसके आधार पर अब नागरिकता किसे मिल जाएगी? आप लोगों को मिल जाएगी। बड़े शॉर्टकट तरीके हैं, वो है परेशान है यूरोप वाले कि कैसे रोके हम इन्हें नागरिकता देने से, और ये इंडिया वाले नए से नई तरकीब निकालते रहते हैं नागरिकता लेने की, कैसे लेंगे, कैसे ये करेंगे, कैसे वो करेंगे, वो जुगाड़ लगाते रहते हैं। तो या तो आप जा सकते हो इंटर करने के बाद विदेश, अगर फिर नहीं गए फिर भूल जाओ, फिर नहीं मिलेगा वीजा, क्योंकि केवल पढ़ाई के आधार पर मिल सकता है। फिर मिलेगा तुम्हें 30-40 उम्र, 40 साल 45 साल के बाद। वो दो ही जगह देते हैं, पहला वो कि पढ़ने जा रहा होगा वापस आ जाएगा, और दूसरा 40-45 में फिर इसलिए देते हैं घूमने जा रहा होगा, वहां क्या करेगा इस उम्र में, काम थोड़ी करेगा, वापस आ जाएगा। बीच में नहीं देंगे आपको, क्योंकि आपने ग्रेजुएशन कर ली तो फिर क्या करने जा रहे हो बाहर, फिर नहीं जा। ये एज आपकी जो है ना अगर निकल गई है 12th के बाद, फिर आप नहीं जा पाओगे, फिर तो 40-45 के साथ जा सकते हो। तो दो ही टाइम होते हैं जाने के, या तो बाद या फिर पहले, ये है। समझ में आई बात? ठीक है फिर, ओके, कल मिलते हैं, ओके, बाय बाय।